नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और यूट्यूब इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला है, क्योंकि ऐसी क्लास शायद मैं भी इसके पहले नहीं कर पाया हूँ और हो सकता है यूट्यूब में आपको ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चन की यह पहली क्लास मिलने वाली। तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। टॉप 20 में हो सकता 5 प्रश्न भी आपके एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं, 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, कोई कहा नहीं जा सकता। 1 से लेकर 5 तक आपके कंफर्म कर सकता है केवल एक वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर। क्लास नंबर 55 की बात करेंगे और इसके पहले दोस्तों 54 नंबर क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट जो है आपको लोगों को मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टॉप 20 में से जो भी आप लोगों को फीडबैक हो नीचे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन शुरू पर ही है। बात करेंगे साथियों प्रथम प्रश्न की। ओजोन परत का संकेंद्रण किस मंडल पर है? यह पिछले क्वेश्चन का आपका मॉक क्वेश्चन था। समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल की बात कर रहे हैं। तो ओजोन परत का संकेंद्रण की बात कर रहे हैं। तो ओजोन परत का संकेंद्रण किस मंडल पे है? जिन्होंने समताप मंडल ऑप्शंस पे किया था कि समताप मंडल यहाँ पे सही हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने समताप मंडल फीडबैक किया, क्योंकि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दशा से बदलती रहती है। समताप मंडल में ओजोन परत खतरनाक नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर पाए जाने वाली ओजोन आपके खतरनाक हो जाएगी या खतरनाक होती है। और ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों ने फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने की थी। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, हरित जलवायु कोष GCF क्या है दोस्तों? जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। आपका फीडबैक सरोपर ही है, शर्मान है प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। साथियों, हरित जलवायु की बात कर रहे हैं। हरित जलवायु कोष हम GCF क्या है? पर्यावरण धन कोष, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, ये जलवायु वित्त बैंक की बात कर रहे हैं। तो हरित जलवायु कोष GCF जो है ये आपके जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बात करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरित जलवायु कोष 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 तक मेक्सिको के कानकुन में आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूनिसेफ को 16, इसमें पहली बार हरित जलवायु कोष की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। तीसरा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? आपके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री हैं या मुख्यमंत्री है? प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट आना चाहिए। जी हाँ, सभी मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। आपके TT परिवार शिक्षकों के परिवार की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, इसका अध्यक्ष कौन है? अगर आपका जवाब PM है, जी हाँ साथियों, देश के किसकी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा अभी पश्चिम बंगाल में बाढ़ की वजह से कुछ इतने सारे तूफान आया, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री कोष से कुछ सारी चीज़ें दी जाती है, हेल्प मदद की जाती है। तो ये आपका हो जाता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्थ नंबर प्रश्न है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 17 जून 1995, 25 अक्टूबर 1980, 15 मई 1995, 10 अक्टूबर 1995। आपका फीडबैक क्या है? आपका कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया था। वन संरक्षण 25 अक्टूबर 1980 को। वनों के विनाश को रोकने के लिए यह अधिनियम सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। साथियों, 5वां प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था?
17 जून 1995, 27 जून 1995, 15 मई 1995 या 10 अक्टूबर 1995 है। 1995 केवल जून में हुआ, मई में हुआ, अक्टूबर में हुआ, किस तारीख को किस समय पर हुआ? तो राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम की बात कर रहे हैं, कब पारित हुआ था? तो 17 जून 1995 को पारित हुआ था। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 17 जून 1995 को पारित हुआ। परिसंकटमय रसायन उद्योगों में कार्य करते रहने पर दुर्घटनाओं से त्रस्त लोगों को तत्काल राहत मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु इस अधिनियम को बनाया गया। किसके लिए? जो परिसंकटमय जो है रसायन उद्योग में कार्य करते रहने पर जो दुर्घटनाग्रस्त त्रस्त लोग होते हैं उनको तत्काल राहत मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम बनाया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 17 जून 1995 पर पारित हुआ था। अगला साथियों, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है, 5 राष्ट्रीय उद्यान है, 7 राष्ट्रीय उद्यान है। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके। जी हाँ साथियों, एनसीईआरटी बेस्ड की बात करेंगे। और आपको पता है भारत में राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे हम सीटेट की बातें करें, यूपी टेट की बात करें, चाहे एमपी टेट की बात करें, चाहे वर्ग 3 की बात करें, चाहे रीट एग्जाम की बात करें, सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पर पूछे जाते हैं। तो झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? झारखंड इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी तक यहाँ पर एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ साथियों, झारखंड केवल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और गेरा अभयारण्य है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड के पलामू जिले पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 राष्ट्रीय उद्यान है, 5 राष्ट्रीय उद्यान है या 13 राष्ट्रीय उद्यान है? सभी कमेंट करेंगे। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जो सपना देख रहे हैं गवर्नमेंट टीचर बनने का, अध्यापक अध्यापिका बनने का, आपके माता पिता सपना देख रहे हैं आपके सपने साकार होने का, आपके पीछे कितनी मेहनत की है, सारी मेहनत अब आपको झोंक देना है, एग्ज़ाम फतेह करके ही रहना है। साथियों बात करेंगे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर आपका जवाब 11, 13, 5, 7 कुछ भी है तो आपका जवाब 11 होना चाहिए। मध्य प्रदेश में टोटल अभी तक साथियों 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और जिनमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में 1974 से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, काफ़ी बार पूछा जा सकता है। या ये भी एक आपका प्रश्न है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगर यह प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ तो 1974 में लागू हुआ। अगर प्रश्न पूछा गया कि बाघ परियोजना में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो कान्हा किसली होना चाहिए। अगर प्रश्न पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित हैं तो आपका जवाब होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 है, 5 है, 7 है। अब आप बोलेंगे सर ऑप्शन में आप लोग 3, 5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3, 5 ही आपका आंसर है। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ में जो है केवल अभी तक जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान और गेरा अभयारण्य है। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान दांतेवाड़ा में स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सरगुजा एवं कोरिया में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और आपके जगदलपुर में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों, असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं या टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं? सभी कमेंट करेंगे। तो साथियों असम में अभी तक कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो असम में अभी तक टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से। मानस नेशनल पार्क, ओरेंग नेशनल पार्क, नवेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम के गुवाहाटी में स्थित मानस नेशनल पार्क में दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं जिसमें हेपीड खरगोश, गोल्डन लगूर और पैंगी हाक की बात करेंगे। और काजीरंगा सभी को प्रसिद्ध होगा एक सिंह गैंडे की। अगर बात कर लेते हैं, बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण नियंत्रण से, जल प्रदूषण नियंत्रण से,
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से या मृदा प्रदूषण नियंत्रण की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी सभी का वेलकम, अभिनंदन है। साथियों हम बात कर रहे हैं ग्रीन मफलर की बात करेंगे। अब ठंडी का समय है, बोलेंगे मफलर तो कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर पर्यावरण ईवीएस की बात करें तो ग्रीन मफलर जो है यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आप लोग देखे होंगे शहरों में, ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं सड़क के किनारे, क्यों? वो ग्रीन मफलर का ही कार्य करते हैं, वो प्रदूषण को रोकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नाभिकीय कचरा से, आक्रामक विदेशी प्रजातियों से, लुप्त जीव से या जैव सुरक्षा से संबंधित है? आपका कमेंट फीडबैक आ चुका है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है, तो यह जैव सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। आइए बात करते हैं साथियों 12वें प्रश्न की, और टोटल यह टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास रहेगी। और 2020 में आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। साथियों गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2000 में, 2003 में, 2006 में, 2008 में। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपके वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई थी। जी हाँ साथियों, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में प्रारंभ की गई। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS मुंबई हरियाणा वन विभाग के बीच गिद्धों के संरक्षण को लेकर 2006 में एक समझौते के अंतर्गत गिद्ध संरक्षण परियोजना वेलफेयर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, गैंडा परियोजना जो है कब शुरुआत हुई थी? 1975 में, 85 में, 87 में या 88 में? आपका फीडबैक क्या है? प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का फीडबैक क्या है? तो गैंडे परियोजना की बात करेंगे। एक सिख गैंडा जब भी नाम लिया जाता है असम राज्य का नाम सर्वोपरि आ जाता है। तो गैंडे परियोजना की अगर बात करें तो साथियों 1987, जी हाँ 1987 में जो है गैंडे परियोजना शुरू हुई थी। गैंडा परियोजना वर्ष 1987 में शुरू हुई और भारत में इसकी शुरुआत असम प्रांत के असोम के गोलघाट और नागांव जिले में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। अगला प्रश्न है, घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? वर्ष 1965 में, 1970 में, 1975 में या 1970 में? सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, तो 25 प्लस में EVS का स्कोर भी आपका बरकरार है। और पूरे सब्जेक्ट की बात करें आउट ऑफ 150 में से 125 का स्कोर भी आपका बरकरार है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। साथियों घड़ियाल परियोजना की बात कर रहे हैं, तो घड़ियाल परियोजना की कब शुरू किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं। घड़ियाल परियोजना की अगर बात करें तो आपके जो है वर्ष 1975 में घड़ियाल परियोजना शुरू की गई थी। उड़ीसा राज्य के धेनकनाल जिले के टिकरपाड़ा स्थान में 1975 में घड़ियाल जो है प्रजनन परियोजना की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से की गई थी। 15वां प्रश्न है, लाल पंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? आपके पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग में, A व B दोनों में, या भारत में नहीं पाया जाता? सभी लोग जानते हैं लाल पंडा कहाँ पर पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। और आपके पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग इन चारों जगह पर जो है आपके लाल पांडा पाया जाता है। तो यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो फीडबैक आप लोग करें, आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सम्मान है। आपका डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, और जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों 15 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, 5 प्रश्न और करेंगे। टोटल यह टॉप 20 की आपकी क्लास होने वाली है, गोल्डन क्लास होने वाली है। साथियों लाल पांडा परियोजना कब शुरू हुई थी? आपके उस वर्ष 1990 में, 1996 में, 1998 में या वर्ष 2000 में शुरू हुई थी? तो हम बात कर रहे हैं लाल पांडा परियोजना की। तो लाल पांडा परियोजना कब शुरू हुई थी? तो आपके वर्ष 1996 में शुरू हुई थी। हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा तो याद करने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी कि लाल पांडा परियोजना कब शुरू हुई। वर्ष 1996 में शुरू हुई थी। साथियों भारत के अतिरिक्त नेपाल, भूटान, चीन, लाओस और म्यांमार के जंगलों में भी लाल पांडा पाए जाते हैं। पांडा चीन का राष्ट्रीय पशु भी है और इस प्राणी का वैज्ञानिक नाम आपका आप लोग देख सकते हैं, इसे फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है। तो एरस
फ्लैगनेस की बात करेंगे और इसीलिए इसका नाम फायर कैट के है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से भी पुकारा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि किसे जो है या कैट बियर के नाम से लाल पांडा को किस राज्य में पुकारा जाता है, तो आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में। या अरुणाचल प्रदेश में जो है लाल पांडा को किस नाम से जाना जाता है, तो कैट बियर के नाम से जाना जाता है। और लाल पांडा एक सीधा साधा और शर्मीला जीव कहलाता है। प्रश्न आ सकता है कि ऐसा जीव जो शर्मीला जीव का नाम बताइए, तो आपका अगर ऑप्शंस लाल पांडा है तो बिल्कुल लाल पांडा सीधा साधा एक शर्मीला जीव होता है। 17वां प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? 23 जून, 2 फरवरी, 23 मई या 22 अप्रैल को मनाई जाती है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं विश्व पृथ्वी दिवस की बात कर रहे हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अर्थात 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में पृथ्वी दिवस या अर्थ डे को मनाते हुए पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं और 2021 में आपके 51 वर्ष हो चुके हैं और 2022 आपका चल रहा है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पृथ्वी दिवस या अर्थ डे मनाया जाता है। यह पहली बार 1970 में मनाया गया था और शुरुआत में पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस पहले यानी कि साल में 2 बार 21 मार्च और 22 अप्रैल को मनाया जाता था, लेकिन अब कब मनाया जाता है? आपके 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर हम लिखें PPE, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है और ये पर्यावरण से संबंधित है। पर्सनल प्रोजेक्ट इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं या प्राइवेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे। तो PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PPE का जो फुल फॉर्म होता है वह पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और बच्चे इनको भी कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। साथियों, मादा मच्छर जो है रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए या अंडे देने के लिए करती है। देखिए, किसी न किसी पर कुछ चीज़ें होती हैं। अगर हम जीवित हैं तो भोजन करने के लिए कृषि करते हैं, ठीक है। तो मादा मच्छर जो है रक्त चूसने का कार्य इसलिए करती है, उसका भी एक रीज़न है और रीज़न यह कि अंडे देने का, क्योंकि मादा मच्छर अंडे देती है और अंडे को उसका सेवन करने के लिए, भोजन के लिए, पालन पोषण के लिए क्या है, वह रक्त चूसने का कार्य करती है। इसलिए ये अंडे देने के लिए कार्य करती है, क्योंकि अंडे देने का कार्य किसका होता है? मादा का होता है। मादा मच्छर की बात करेंगे और उन्हीं के काटने से बीमारी होती है। बात करेंगे 20वें प्रश्न की, जो आपके लिए 20वां प्रश्न मॉक क्वेश्चन की तरह रहेगा। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और प्रश्न क्या है? DDT क्या है दोस्तों? जी हाँ, DDT एक एंटीबायोटिक है, अनअपघटनीय प्रदूषक है, अपघटनीय उर्वरक है या डाइफ्लोरो टाइटेनियम की बात कर रहे हैं। तो ये आपके लिए DDT क्या है आपको कमेंट करके बताना है। और ये टॉप 20 में से जो भी आप लोगों का स्कोर हो, जो भी आप लोगों का फीडबैक हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपका फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का। और मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।